के साथ हितेंद्र। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया है और अस्पताल प्रबंधन के साथ गृह मंत्री ने बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पताल के इंतजामों की जानकारी ली और शाह ने बैठक के बाद आपातकालीन वार्ड का दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला और अस्पताल प्रबंधन के लोग मौजूद रहे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को भी बुला करके उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए, मैं आपके साथ हूं। उनके इस दौरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना को लेकर के दिल्ली में उत्पन्न हुई समस्या को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के LNJP अस्पताल के दौरे को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने LNJP हॉस्पिटल का इंडिपेंडेंटली दौरा किया और वहां डॉक्टर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की, वहां के स्टाफ से बातचीत की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा और क्या तैयारियां हैं इस कोविड के महामारी से लड़ने के लिए, उसके बारे में बातचीत की। डॉक्टरों का उत्साहवर्धन भी किया और कहा कि चिंता मुक्त होकर आप लोग जो काम लोगों के इलाज का कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचाने के लिए कर रहे हैं, वो जारी रखिए। और मीडिया में जो कुछ दिन पहले खबरें आई थीं, उसको भी उन्होंने कहा कि उन बातों को बिल्कुल ध्यान दिए बगैर, खारिज करते हुए आपको आगे कैसे लोगों का जीवन बचाना है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वो LNJP हॉस्पिटल ही है जहां से 2000 लोग ठीक होकर भी निकले हैं। तो और पिछले 10 दिनों से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पैनी निगाह एक एक चीज के ऊपर बनाए हुए हैं। जहां भी कोई त्रुटियां, जहां भी कोई गलती मिल रही है, खामियां मिल रही हैं, उसको मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटर कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। और आज उस बात पर गृह मंत्री जी की मोहर लग गई। उन्होंने जाके खुद से दौरा किया और दौरा करने के बाद, डॉक्टर्स से बातचीत करने के बाद उनका उत्साह बढ़ाया और ये कहा कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स आई उसको दरकिनार करते हुए, उसके ऊपर ध्यान न देते हुए आपको आगे बढ़ना है इस महासंकट से लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट कोशिश उनकी ओर से की गई है LNJP को। जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अस्पताल में कोविड-19 के लिए तैयारियों की समीक्षा के बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि हमने अस्पताल में सुविधाओं के बारे में गृह मंत्री को विस्तार से बताया है। वो हमारे काम से बहुत खुश थे और उन्होंने हमारे स्टाफ की सराहना भी की है। आज हमारे हॉस्पिटल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उनके साथ होम सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी भी आए थे दिल्ली सरकार के। उन्होंने सारा अस्पताल का जो तैयारी है उसके बारे में पूछा कि कितने पेशेंट हमारे यहाँ पे भर्ती हैं, कितने पेशेंट्स का इलाज हो गया और क्या क्या सुविधाएं कोविड पेशेंट्स के लिए यहाँ पर हैं। हमने उनको पूरा डिटेल में बताया कि 17 मार्च से ये जो सुविधाएं हमने स्टार्ट की हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 2000 बेडेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट सीरियस आते हैं हमारे पास। और ये जो सारे हमारे बेड्स हैं ये ऑक्सीजन सेवा से अटैच्ड हैं। और बाकी उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कितना डिलीवरी हुआ, बाकी क्या सुविधाएं हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो डायलिसिस का जो सेंटर है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। 1040 डायलिसिस हमारे यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के अभी तक हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा सीजेरियन यहाँ पे हो चुके हैं। टोटल 100 से ज़्यादा डिलीवरी कोविड पॉजिटिव मदर्स की यहाँ पर हुई हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में पूरा हाईएस्ट है। और यहाँ का जो वर्कलोड है, क्योंकि 2200 पेशेंट्स खाली एक हॉस्पिटल से ठीक होकर चले गए घर पर। टोटल जो हमारे एडमिशन्स हैं वो 5000 के लगभग हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे, काफ़ी लार्ज नंबर्स में यहाँ पे आते हैं और काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो संतुष्ट होकर घर जाते हैं, ठीक होकर घर जाते हैं। हमारे पास 93 ईयर का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी ठीक होकर गया है, 73 का भी होकर गया है और एक पेशेंट ऐसा था जिसको कि ट्रैकियोस्टोमी हुआ, ICU में रखा, काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, पर वो बिल्कुल ठीक होकर हमारे यहाँ से गया है।
मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सांची विधानसभा के मेहगांव से हुई है और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आगामी उपचुनाव से पहले राजनीतिक बैठक भी उन्होंने की। तो महाराज ने इन्हीं को निपटा दिया। अब ये तो जाके घर बैठ गए। लेकिन सरकार बनी इसलिए कि प्रभु राम जी जैसे 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा और छोड़ा विकास के लिए डॉक्टर गौरीशंकर सेजवाल जी के मार्गदर्शन में। प्रभु राम जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ काम बताए थे हो गए और आज सलमान सिंह दादा मुझे याद आ रहे हैं। मेरे गांव में हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हम कभी भी आए, सलमान सिंह दादा हमेशा कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हम महगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के बाद प्रारंभ करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों की शिक्षा का ठीक प्रबंध हो सके। बाकी सड़क ठीक करना है, बाकी चीजें करना है। अब उनकी सरकार थोड़ी है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। संकट तो है, लेकिन हम पैसे की कभी सांची के विकास के लिए डॉक्टर सेजवाल जी के नेतृत्व में भी कभी नहीं आने दी। और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता डॉक्टर सेजवाल जी, उनके मार्गदर्शन में हम सब साथ चलेंगे। और प्रभु राम जी, जितनी चीजें विकास की होनी है वो सांची को विकास करके हम देंगे, चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि कोई भाषण का लंबा कार्यक्रम नहीं था, जनसंपर्क का कार्यक्रम है। लेकिन आप यहाँ डिस्टेंसिंग बनाए हुए इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए 2 शब्द मैंने आपके बीच कहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिमाचल प्रदेश जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 बहनों को सहारा मिल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार पाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को गर्व होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भागते रहते एक सिलेंडर का कूपन मांगने के लिए। और सच्चे लोकतांत्रिक देश की परिभाषा को सफल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। राष्ट्र से आह्वान किया कि अगर आप अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं सिलेंडर की, देन गिव इट अप। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गिव इट अप कैंपेन के माध्यम से अपनी सब्सिडी छोड़ी और उसके एवज में 8 करोड़ गरीब बहनों को दिन में, रात में रसोई में जाने से झिझकने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि धुएं से उनकी रसोई मुक्त हुई। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया। और लॉकडाउन के समय में नरेंद्र भाई ने निर्णय लिया कि 3 महीने का रिफिल इन गरीब बहनों को मुफ्त का मिलेगा भारत सरकार के सौजन्य से। आज जब मैं हिमाचल प्रदेश की बात करती हूं तो इस बात का मुझे संतोष है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 बहनें ऐसी हैं जिनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से सहारा मिल रहा है। और जब देवभूमि की बात करती हूं, देवी जैसी हमारी बहनों की बात करती हूं, तो इस बात का भी मुझे एहसास है कि मात्र देवभूमि नहीं है हिमाचल प्रदेश, वीरों की भूमि भी। मेजर सोमनाथ के शौर्य ने राष्ट्र भर को गौरवान्वित किया, तो विक्रम बत्रा ने सरहद पर दुश्मन से आंख मिलाकर कहा कि ये दिल मांगे मोर। उसी हिमाचल प्रदेश ने वर्षों तक संघर्ष किया ताकि 1 रैंक 1 पेंशन मिल सके। और आज उस हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा पूर्व सैनिक जब 1 रैंक 1 पेंशन की सहायता पाते हैं, अधिकार पाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता अपने आप को संतोष और गर्व की अनुभूति करते हुए
दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसे लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहली बात तो कि अमित शाह जी ने उनकी नींद बहुत देर से खुली। ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने भी इस काम में विलंब किया। उन्होंने भी जब लॉकडाउन किया था तो किसी से राय नहीं ली, किसी चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और उन्हीं की तरह अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे हैं और दिल्ली सीधे सीधे केंद्र के अधीन है, एक तरह से कहा जाए तो बहुत पहले ये काम उनको करना चाहिए था। और जब स्थिति बद से बदतर हो गई है तब उनको एहसास हुआ है कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। चलिए, अगर देर से ही सही अकल आई। छत्तीसगढ़ में कोरबा के कुदमुरा वन परिक्षेत्र में एक ग्रामीण के आंगन में घुसे बीमार हाथी की हालत 24 घंटे के बाद भी स्थिर बनी हुई है। कोरबा से गए वेटरनरी डॉक्टरों की एक टीम बीमार हाथी का इलाज कर रही है और हाथी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। वन विभाग की माने तो हाथी लगभग 7 साल का है और कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि हाथी को जिला प्रशासन की ओर से उचित इलाज दिया जा रहा है। उचित इलाज की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है और हर संभव प्रयास करके हाथी को बचाया जाएगा। फिलहाल बीमार हाथी को क्रेन के सहारे ग्रामीण के घर से उठा करके कुदमुरा वन परिक्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में ले जाकर के उसका इलाज वहां पर किया जा रहा है और मौके पर कोरबा डीएफओ, एसडीओ समेत फॉरेस्ट की टीम भी मौजूद है। कि जैसे हम लोगों को इसकी जानकारी मिली है, हम लोगों ने पशु चिकित्सा विभाग से लेकर के सभी अधिकारियों को भी रवाना किया और वन विभाग की टीम भी उसमें मुस्तैदी से कार्य कर रही है और जो भी संभव होगा जिला प्रशासन से हम लोग करेंगे। यूपी के इटावा के चक्करनगर के स्थानीय लोगों द्वारा लंबे वक्त से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अराजक तत्वों की अवैध गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही थी। ईएनबी न्यूज संवाददाता सनत तिवारी जब इन आरोपों की पड़ताल करने के लिए एबीएसए ऑफिस चक्करनगर पहुंचे तो एएनबी न्यूज के कैमरे में जो घटना कैद हुई वो वाकई चौंका देने वाली थी। एएनबी न्यूज के कैमरे में एबीएसए ऑफिस चक्करनगर के अंदर संचालित बियर बार और शराबियों द्वारा अधिकारियों की मौजूदगी में दफ्तर के अंदर बियर पीने की घटना कैद हो गई। एबीएसए ऑफिस चक्करनगर में बियर पीने वाले अराजक तत्व का नाम धर्मेंद्र यादव है, जो कि चक्करनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उखरेला में सहायक अध्यापक भी है। इस समय हम बीआरसी चक्करनगर में मौजूद हैं। मेरे पास में तस्वीरें आपको दिखाएं। ये बीआरसी चक्करनगर है। यहाँ पर शराबियों का अड्डा बन चुका है। आए दिन शराबी इस दफ्तर के अंदर शराब पीते हैं, कभी बियर पीते हैं। यहाँ पर जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में जो शराबी लोग हैं वो इस दफ्तर के अंदर शराब की बोतलें पी रहे हैं, बियर की कैनें आ रही हैं और यहाँ पर अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरीके की तस्वीर है वो पूरे शिक्षा विभाग को शर्मनाक करती है। इस पूरे मामले पर जब एबीएसए दिग्विजय सिंह से बात की गई वो इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों की माने तो एबीएसए दिग्विजय और यहाँ के जो शराबी तत्व हैं वो उन दोनों की मिलीभगत से यहाँ पर ये जो बीआरसी चक्करनगर है पूरा शराबियों का अड्डा बन चुका है। एएनबी न्यूज़ की टीम के हाथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जिस वीडियो में इस दफ्तर के अंदर अधिकारियों की मौजूदगी में बियर की कैनें आते जाते शराबी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस बीआरसी चक्करनगर के अंदर इस बियर की तमाम कैनों की एक्सक्लूसिव फोटोज़ हैं वो एएनबी न्यूज़ की टीम के हाथ लगी हैं। इस पूरे मामले पर बीएसए अजय प्रताप सिंह कुछ भी कहने से बच रहे हैं। निश्चित तौर पर इस वीडियो के आने के बाद पूरे बीएसए विभाग पर बड़े सवाल चिन्ह लगते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में जहाँ अधिकारी मौजूद होते हैं, जहाँ अधिकारी बैठते हैं बीआरसी चक्करनगर में, आपको हम पीछे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बीआरसी चक्करनगर है। इस बीआरसी में जिस तरीके से शराबियों की तस्वीरें आ रही हैं, शराब का अड्डा बन चुका है और बियर बार पूरा बना हुआ। इसके बाद अभी तक अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अब देखने वाली बात होगी इस वीडियो के आने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। सनत तिवारी, एएनबी न्यूज़ इटावा।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उपराज्यपाल मुर्मू की अध्यक्षता वाले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विवादित SRO 202 नियम के तहत भर्तियों पर रोक लगा दी है। अब इस नियम के तहत कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी और साथ ही जिनके पहले इस नियम के तहत भर्ती हुई है उन्हें भी बड़ी राहत दी गई है। इस नियम के तहत जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी में परमानेंट होने से पहले 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता था और इस दौरान सिर्फ बेसिक सैलरी और ग्रेड पे ही मिलता था, उससे भी घटा करके 2 साल कर दिया गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए एक बार फिर से अब राज्य के कई हिस्सों में 19 जून से लॉकडाउन शुरू होने वाला है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए कुछ जिलों में 19 से 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। जिन जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उनमें चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के नाम शामिल हैं। इन जिलों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन में ढील दी गई है। लॉकडाउन में नहीं चलेंगे कैब और ऑटो रिक्शा। वहीं लॉकडाउन के दौरान कैब और ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। हालांकि कुछ इमरजेंसी हालात हो तो उसके लिए छूट दी गई है। सरकारी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए नियम है कि वो दफ्तर ना आए, घर पर ही रहें। लॉकडाउन की अवधि में बैंक केवल 29 और 30 जून को खुलेंगे। किराना और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। होटल रेस्टोरेंट को दी राहत। वहीं होटल और रेस्टोरेंट को काम की छूट दी गई है, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। अस्पताल, टेस्टिंग सेंटर और लैब खुले रखने की इजाजत दी गई है। मेडिकल से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उन्हें चलाने की अनुमति है। आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाली दुकानों और मोबाइल शॉप 6 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। लोगों को वाहन न इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। साथ ही 2 किलोमीटर के दायरे में ही खरीदारी करने को भी कहा गया है। चाय की दुकानें इस अवधि में नहीं खुलेंगी। मीडिया को रहेगी छूट। लॉकडाउन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के सेवादारों को भी छूट दी गई है। लॉकडाउन के इन जिलों में अम्मा कैंटीन और सामुदायिक किचन पूर्व की तरह ही चलती रहेंगी।
50,000 की ओर तमिलनाडु। गौरतलब है कि देश में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु ऐसा दूसरा राज्य है जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं। तमिलनाडु में सोमवार शाम तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44,661 था, जबकि मरने वालों की संख्या 435 थी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इलाज के बाद यहां 24,547 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 19,679 एक्टिव केस है। न्यूज डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार से बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर के बहाल करने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा है कि पीटीआई अध्यापकों ने 10 साल से अधिक प्रदेश में निस्वार्थ सेवा की है और इनमें से कई तो अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पीटीआई चयन प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार पाया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1983 पीटीआई अध्यापकों की कथित बर्खास्तगी से इनके और इनके परिवारों के सपने और भविष्य पूरी तरह से धराशायी हो गए। सरकार का काम नौकरी देना है, नौकरी छीनना नहीं, खासतौर से तब जब चयन प्रक्रिया में न तो कोई भ्रष्टाचार पाया गया हो और न ही चयनित पीटीआई अध्यापकों का कोई कसूर पाया गया हो। ऐसे में चयन प्रक्रिया संपूर्ण करने वाली एजेंसी के खामियों की सजा जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचे इन 1983 पीटीआई अध्यापकों को क्यों मिले? 1983 पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी ने इनके व इनके परिवारों के सपने व भविष्य पूरी तरह से चकनाचूर और धराशाही कर दिए हैं। सरकार का काम नौकरी देना है, नौकरी छीनना नहीं, खासतौर से तब जब चयन प्रक्रिया में न तो कोई भ्रष्टाचार पाया गया हो और न ही किसी चयनित पीटीआई शिक्षक का कोई कसूर पाया गया हो। ऐसे में चयन प्रक्रिया संपूर्ण करने वाली एजेंसी की खामियों की सजा इन 2000 पीटीआई अध्यापकों और उनके परिवारों को क्यों मिले, सवाल सीधे सीधे ये उठता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी व भाजपा जजप्पा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौजवान न केवल हरियाणा की माटी के बेटे और बेटियां हैं, पर पिछले 10 वर्षों में इन्होंने बेहतरीन सेवा कर सरकारी सेवा का तजर्बा भी कमाया है। पीटीआई अध्यापक के तौर पर इस तजर्बे का कोई और बदल नहीं हो सकता। खट्टर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा नियमों के अनुरूप अब पीटीआई काडर खत्म हो गया है तथा इस पद पर कोई नई नियुक्ति नियमों के अनुरूप हो ही नहीं सकती। पीटीआई अध्यापक से टीजीटी अध्यापक बनने का 33%। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों में मात्र 1,23,000 की ही जांच हो पाई है और बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 4 लाख में लक्षण पाए गए। जांच और स्क्रीनिंग का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिनमें लक्षण देखे गए उनकी भी जांच नहीं की गई। नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कल पूरा 90 दिन हो गया, आज 91 डे है और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो गरीब है, जो मजदूर है या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के फड़ों से छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले।
आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ के आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाया। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और कथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है, और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं हो रही। भारत ने नेपाल पर अपना रुख खड़ा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल की हरकतों ने मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है और अब बातचीत के लिए सकारात्मक और अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की है। नेपाल ने भारत के विरोध के बावजूद अपने विवादित नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया। इस नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल किया गया है। नेपाली संसद के निचले सदन में इसे मंजूरी मिल चुकी है और सूत्रों के मुताबिक भारत ने नेपाल से बातचीत के लिए हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया है और नेपाली संसद के निचले सदन में विवादित नक्शे से संबंधित विधेयक पर मतदान से पहले भी उसके साथ संपर्क साधा गया। वर्चुअल बातचीत की गई और विदेश सचिव के दौरे की भी पेशकश की गई, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने विधेयक संसद में पेश कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने देश के लोगों को भारत की पेशकश के बारे में नहीं बताया। हरियाणा के सिरसा में लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई अध्यापकों ने क्रमिक अनशन करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें इन अध्यापकों के साथ जिला भर के अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने सभी परीक्षाओं को पास करके इंटरव्यू देकर ये नौकरी हासिल की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 8 अप्रैल को उनकी भर्ती रद्द हो गई और जिसके लिए आज लघु सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान 1983 पीटीआई अध्यापकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से ही ये अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे अध्यापकों का कहना है कि जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और हम जो बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें एक झटके में सड़क पर ला दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को हमारी भर्ती में कोई कमी लगती है तो उसकी सीबीआई जांच करवा लें। हमारी एक ही बात है, जो 1983 पीटीआई है, इन्होंने 10 साल की अपनी सेवाएं दी है स्कूलों में और इन्होंने अच्छे अपने जो स्टूडेंट है उनको ऊंचे लेवल तक लेके गए, अच्छे मेडल भी दिलवाई है। हमारी एक ही मान्य है कि हमारी 10 साल की सेवा को देखते हुए, हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें नौकरी पर वापस लिया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे पर सीबीआई जांच कराए। कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमारे लिए कह रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट गलत है। अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो हमारे डॉक्यूमेंट 4 बार चेक हो चुके, अगर अभी कंफ्यूजन है तो दोबारा चेक करवाया जाए। और अगर हम फॉल्टी हैं तो हम त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। हमें यही कहा कि खट्टर साहब जी अपनी विधायक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें अपनी नौकरी पर वापस लिया जाए। खट्टर सरकार ने हमें दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, खट्टर सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है। खट्टर सरकार को कहना चाहती हूँ, साहब हमने बेटी भी बचा ली और बेटी को बढ़ा भी लिया है। आज आपकी ये बेटी दर की ठोकरें खा रही है, हमारा भविष्य क्या है? अगर हम और खट्टर सरकार को ये भी कहना चाहती हूँ 1983 पीटीआई को बहाल किया जाए। अगर 1983 पीटीआई में हम ये भी कहते हैं सरकार को हमारी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर
अगर एक भी कैंडिडेट फॉल्टी पाया जाता है तो हम समय हरियाणा सरकार को अपना त्याग पत्र देंगे। अगर आज भी हरियाणा सरकार नहीं जागी तो हम आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसलिए हरियाणा सरकार के कानों तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अनशन पे बैठे हैं। अगर हमारी आवाज न सुनी गई, अगर अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके हमें बहाल न किया गया तो ये लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी और आखिरी तक। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95,000 व्यक्तियों का चालान कर 1,73,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए एडीजी क्राइम एल सोनी ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। में महामारी अध्यादेश 12-13 मई को जारी हुआ था। उसके पश्चात से अब तक 50,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध मास्क नहीं लगाने के आरोप में और 6,000 से अधिक दुकानदारों को, जिन्होंने कि अपने परिसर में मास्क नहीं लगाने वालों को सामान बेचा, उनके विरुद्ध, पब्लिक प्लेस पे थूकने वाले 360 से अधिक लोगों के विरुद्ध, पब्लिक प्लेस पे शराब का सेवन करने वाले 130 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ और पब्लिक प्लेस पे गुटखा और अन्य जो तंबाकू उत्पाद है उसका सेवन करके थूकते हुए 200 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ और 38,000 से अधिक फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नॉर्म है 2 गज का, उसको फॉलो नहीं करने वाले, इस तरह से कुल 95,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनमें 1,73,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। 70 लोग ऐसे भी हैं इसमें जिन्होंने कि जुर्माना नहीं अदा किया और उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगर हम पूरे पीरियड की बात करें तो अब तक 3,436 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं विभिन्न धाराओं में और ये 7,000 लोगों के खिलाफ। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 216 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अब तक 298 लोगों के खिलाफ और 133 मामले कालाबाजारी के दर्ज किए गए हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अधिक मूल्य पर बेचते हुए पकड़े गए। तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब निजी अस्पतालों और लैब्स में कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवाने का फैसला लिया है। राज्य में अब निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना टेस्टिंग और इलाज की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए शुल्क और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और सरकार ने सख्त शब्दों में ये कहा है कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्राइवेट अस्पताल और लैब चार्ज कर सकेंगे और इससे ज़्यादा चार्ज करने पर अस्पताल या लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने जो शुल्क फिक्स किया है उसके मुताबिक प्राइवेट लैब टेस्टिंग में 2,200 रुपये ही ले सकते हैं और 4,000 रुपये आइसोलेशन का, वहीं 7,500 रुपये बिना ICU या वेंटिलेटर वाले कमरे का और वेंटिलेटर के साथ बेड का 9,000 रुपये ही अब ले पाएंगे और इससे ज़्यादा चार्ज करने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक की स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि 10 से 12 दिनों के भीतर राज्य के हर आदमी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। सोमवार को
मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम रावत ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 36,000 का आंगनबाड़ी स्टाफ है और साथ ही सरकारी कर्मचारी हैं। जिलाधिकारियों को इस ढंग से योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे अगले 10 से 12 दिनों में हर नागरिक की स्क्रीनिंग करवाई जा सकेगी और इसका मकसद समय रहते कोरोना पर काबू पाना है। उत्तराखंड सरकार अब तैयार है प्रदेश के राज्य के सभी लोगों की स्क्रीनिंग करवाने के लिए। जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर के एहतियातन यह फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है और 10 से 12 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में सभी की स्क्रीनिंग करवाने का यह फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है कि समय रहते कोरोना पर काबू पाने के लिए यह फैसला लिया गया है और 10 से 12 दिनों में हर नागरिक की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसका मकसद साफ है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और लगातार लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते जा रहे हैं, उसको रोकना ही इसका साफ तौर पर मकसद है। कोरोना के बीच जहां एक तरफ लोगों के काम धंधे मंदे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के अलीगढ़ में फल विक्रेताओं की मौसमी की बिक्री बढ़ी है। वहीं विक्रेताओं का कहना है कि मौसमी के लोग फायदे बता रहे हैं और डॉक्टरों ने भी बताया है कि मौसमी से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है और कोरोना पास नहीं आएगा। हमारी मौसमी की बिक्री सही रही है। बहुत फायदा बता रहे हैं लोग। डॉक्टरों ने ही बताया कि मौसमी से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, कोरोना पास नहीं आएगा और मौसमी बहुत फायदा करती है, हर मर्ज में फायदा करती है। एक तो खून साफ करती है फौरन, जो भी खा लेगा फायदा करेगी मौसमी। ये मौसमी तो खराब मतलब नुकसान देती नहीं है कभी। और दुकानदारी हमारी मौसमी की सही है, अल्लाह का शुक्र, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ से जो उधार ले जाते हैं माल, वो कोरोना में लोग लेके बैठ गए हैं, लेकिन हम उनको बुला रहे हैं कि भाई बाद में देना पैसे और माल ले जाओ। हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं खूब, क्योंकि जहाँ लोग। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की जींद में सुल्तान प्रकरण को लेकर के सुच्चाखेड़ा गांव में बिनैन खाप की बैठक बुलाई गई और बैठक में बिनैन खाप के पदाधिकारियों के साथ कावलन और धमतान तपा के पदाधिकारी भी वहां पर लोगों के पास पहुंच गए और वहीं बुधवार को भी खाप की बैठक हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को खाप का प्रतिनिधिमंडल सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर के हिसार के एसपी से मिले थे। लेकिन इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खाप की ओर से निर्धारित बैठक का आयोजन सचिव सुल्तान सिंह के गांव दनोदा में कर दिया गया और खाप के पदाधिकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 जून तक सोनाली की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सुच्चाखेड़ा में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी जो कि मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह, उनके साथ मारपीट की थी और इसका वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था और इस पर काफ़ी विवाद हुआ, एफआईआर भी हुई, लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग पूरे हरियाणा में की जा रही है। सरकारी कर्मचारी और अलग अलग वर्ग के कर्मचारी भी ये मांग कर रहे हैं। अब खाप भी इस मामले में सामने आ रही है और खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं या खाप नेता हैं वो भी सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के अब सुच्चाखेड़ा में ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, जिसका 5वां दौर चल रहा है और वहीं इस 5वें दौर में 1 जून से जब से इंटरस्टेट मूवमेंट शुरू हुआ है तब से अन्य राज्यों के लोग पंचकूला का रुख कर रहे हैं और दरअसल पंचकूला में कोरोना का कहर अन्य राज्यों और जिलों के आकलन में कम है और जिसके चलते दूसरे स्टेट के लोग पंचकूला में या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ रहे हैं या फिर पंचकूला में किराए के मकान पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब इस बारे में सूचना जिला प्रशासन को मिली तो उपायुक्त ने कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग हॉटस्पॉट एरिया से पंचकूला में दाखिल हो रहे हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर सोमवार को लंबा जाम लग गया। डीएनडी पर वाहनों की लंबी कतारें दोनों तरफ से लगी और नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने के लिए भारी संख्या में वाहन सड़क पर
ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बता दें कि नोएडा में वाहनों को बिना पास के एंट्री नहीं मिल पा रही है और वहीं अब दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को भी चेक करके जाने की परमिशन दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर का आदेश है कि नोएडा में पुलिसकर्मी मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड लगाकर ही चेकिंग करेंगे। दरअसल कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और इसीलिए पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे सभी पुलिसकर्मियों को शुरू से ही हम लोगों ने जो प्रोटेक्शन के किट्स हैं सब दे रहे हैं। खुद देख रहे हैं कि सभी लोग पूरे प्रोटेक्शन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया हुआ है। हर ड्यूटी के बाद उनको सैनिटाइज करके अपने आप को रखना है। तो स्थितियाँ हम लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं और प्रयास ये है कि कहीं से कोई भी आदमी हमारा जो है वो एक्सपोज ना हो और किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। सर, नोएडा में जो दिल्ली जा रहे हैं उनको क्या हिदायत दी जा रही है? उनको यही हिदायत है कि भाई आपके पास पास होना चाहिए तभी हम अलाउ करेंगे, उसके पहले अलाउ नहीं करेंगे। लोगों पर जाने की अभी किन लोगों को एंट्री दी जा रही है? अभी यहाँ पे जो पास वाले लोग हैं उन्हीं को। यूपी के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जताई गई संभावना में राजधानी लखनऊ में बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है और लोगों ने राहत की सांस ली है और अभी भी तेज बारिश की संभावना है और इस प्रकार प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है और वहीं इस बार यूपी में मानसून 5 दिन पहले ही अपनी सक्रियता दिखा रहा है। आते थे तो बहुत पसीने से भर जाते थे ऑफिस जाते जाते, मगर आज जो आए हैं तो शरीर पे पसीना नहीं है और सुकून में राहत लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, हवा भी चल रही है तो बहुत राहत महसूस हो रहा है। मौसम ठीक है। कितने दिन के बाद राहत मिली है? कहते हैं 15-20 दिन के बाद राहत मिली है। लॉकडाउन करने के बाद ऐसा मौसम है कि आज घूम भी सकते हैं। जी के आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके मतलब रोज निकलते थे तो पसीना निकलता होगा, आज तो जी आज बहुत निकल रहा था, आज थोड़ा नहीं निकल रहा है। सहारनपुर में रात के समय बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने लगभग 35 लाख के जेवरात और 2,50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने रात के समय 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और एक परिवार तो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है और बता दें कि ये पूरी घटना सहारनपुर के थाना सरसावा के गांव हैदरपुर की है। आगरा के शाहगंज के कमाल खान में आरओ प्लांट मालिक ने घर में चोरी के शक में अपने यहां काम करने वाले 12 साल के बालक और उसके परिवार को बंधक बना लिया। 3 दिन से बंधक परिवार को अमानवीय यातनाएं दी गई, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। बालक को करंट लगाने के साथ ही मोमबत्ती से भी जलाया गया और शनिवार को चंगुल से छूटकर भागे बालक के छोटे भाई ने पुलिस को सूचना दी और पीआरवी ने मौके पर पहुंचकर परिवार को मुक्त करवाया और पुलिस ने आरोपित आरओ प्लांट मालिक और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई। ये बड़ी खबर भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत लगातार कर रहा है और लगातार बॉर्डर पर भी, सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। युद्ध विराम का उल्लंघन लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है और भारतीय सेना की तरफ से भी माकूल जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने आज भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने भी हालांकि यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करती है, तो भारतीय सेना भी माकूल जवाब देती आई है और आज भी जिस तरीके से नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया। नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई और इसी पर
जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी की। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी जिले में देर रात दरिंदों के खूनी तांडव से सनसनी फैल गई। दरिंदों ने गांव में एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें महिला और एक मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी की हालत अभी गंभीर है। और घटना की सूचना पर आईजी और जिले के एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर जांच पड़ताल की और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को शक है कि दरिंदों ने महिला के साथ पहले गैंगरेप किया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हुई है, क्या मामला है? यहाँ सवेरे सूचना मिली थी। सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधीपुरवा, उसका मजरा मरुई है, यहाँ पर एक महिला और उसकी बच्ची की डेड बॉडी मिली और उसकी एक बच्ची घायल अवस्था में मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच की है, उससे ये मालूम पड़ा है कि इस महिला का पति कुवैत में रहकर काम करता है। महिला अकेले यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, अधिकांश अपने मायके में रहती थी और कभी कभी यहाँ ससुराल में आके रहती थी। करीब 20 दिन पहले यहाँ ससुराल से आई थी। कल रात में से अपनी जेठानी के यहाँ खाना खाया। रात करीब 9:30 बजे अपने घर में आई। घर अंदर से बंद है और महिला का शव छत पर मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नोन आदमी इसके घर में सहमति के साथ आया और किन्हीं कारणों से इसकी हत्या हो गई है और पूछताछ की जा रही है। जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उन्हें एकत्र कर लिया गया है। शीघ्र घटना का खुलासा होगा। ये जो मर्डर की घटना हुई है, आप कौन हैं उनके? हम लड़के के बाप है, पिता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कैसे हुई है ये घटना? अब सब कौन सा लड़ाई दंगा फसाद नहीं रहा, पता नहीं। अब हम तो यहाँ थे नहीं। आप घर में बताया नहीं? ना कभी लड़ाई भवन है। 15-16 साल शादी का हो गया। गांव में भी किसी से नहीं, न किसी से लेना न किसी से देना। जरूरत पड़ा रहा तो हमारे गांव के एक रिश्तेदारी है, उनसे ऐसा करो जरूरत पड़ा ले लेते रहा तो हम दे देते रहे ना, कोई भी बात नहीं। मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति की एक्सपायरी इंजेक्शन लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस ने मेडिकल संचालक को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन बेचने पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू भी कर दी है और साथ ही परिवार ने पुलिस पर भी 3 दिन पहले तहरीर देने के बाद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर का यह पूरा मामला है जहां पर एक मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया और यह आरोप भी लगाया गया है कि 3 दिन पहले ही शिकायत दे दी गई थी पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि 3 दिन बाद मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया गया है एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन बेचने के आरोप में। मुजफ्फरनगर से ये पूरा मामला सामने आया है। कसेरवा गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है क्योंकि उसे अस्पताल में इलाज के दौरान एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया गया था। और आपको बता दें कि जिस मेडिकल चलाने वाले ने ये एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन दिया था उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने 3 दिन बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को 3 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी इस पूरे मामले की। एक्सपायरी डेट का ये 2-4 दिन पहले यो बीमार हो गया था, इसके पेट पाट में दर्द था, तो ये वहाँ से स्टोर पे से मनसे का स्टोर है, चौधरी मेडिकल स्टोर, यो इस पर दवा ले आया इंजेक्शन। वो उसके लगाने तक इसकी तबीयत ख़राब होगी। उसका पता लगा कि उसमें वो एक्सपायर डेट 4 महीने पहला था। उस तक आज उसकी डेथ हो गई सुबह। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमने पहले एफ.आई.आर दी थी, उसकी थाने में एफ.आई.आर दी 3 दिन रोज पहले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब डेड बॉडी अब वहाँ ले जा रही है उसमें। 3 दिन बाद पुलिस आई है। 3 दिन बाद आज पुलिस आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। हाँ, बता रहे ग्रामीण ने ऐसे ही कार्य करना 2-3 बार ऐसा हो चुका। कि पहले कोई कार्रवाई हुई नहीं? पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ होना चाहिए बस। मेडिकल वाले ने इंजेक्शन लगाने को लेकर हंगामा, क्या है सर पूरा मामला? कसेरवा थाना, कसेरवा का मामला है। ये थाना शाहपुर पड़ता है। ये लड़के ने अपने मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन लिया था, अपना आप लगा लिया, उससे डेथ हो गई।
तो उसमें घर वालों ने प्रार्थना दिया है स्टोर के खिलाफ, उसमें जांच करें, जो भी सही बात होगी कार्रवाई कर ली जाएगी। सर इसमें हंगामा भी हुआ कुछ? नहीं, इस पर कार्रवाई कर ली जाएगी, जो है जांच में जांच चल रही है, मुकदमा लिखा जाएगा, इसमें जो कार्रवाई हो जाएगी। पिछले 6 सालों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जो कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कहा है शिक्षा, विधि और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने बहुत अरसे से लंबित पड़े देश हित और जनहित के मामलों में निर्णय लिया गया। महिलाओं के सम्मान के लिए मुस्लिम कानून में बदलाव कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए निर्णय लिया गया। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में उन्होंने बताया कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे कार्यकाल में पहले ही साल में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से 3 तलाक वाले मामले की भी उन्होंने बात कही है कि 3 तलाक का जो मामला था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, और जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ित की जाती थी वो अब सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। और केंद्र की जब से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंवाद रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत एक वर्चुअल रैली को मंत्री ने संबोधित किया, और इस रैली में उन्होंने तमाम जितनी भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया। भारतीय जनता पार्टी के रोहड़ू मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरे देश भर में जिस प्रकार से कोरोना वायरस की स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर लॉकडाउन और अनलॉक हो रहा है, और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को समाज में फैलने से जो है रोकने की दिशा में जो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, और प्रदेश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अब पटरी पर लाने के लिए जिस प्रकार से जो है वो काम प्रारंभ हुआ है, उस बारे में देश भर की संपूर्ण जनता को जानकारी प्रदान करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया। फिर मई 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्तासीन हुई, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। इस 1 वर्ष के कालखंड में जो इस सरकार की मुख्य रूप से जो है उपलब्धियां रही हैं, बिहार के रोहतास में छापेमारी के दौरान यूपी और बिहार की सीमा पर 2 बम बरामद किए गए। दरअसल एसपी दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष चंद्र और थानाध्यक्ष श्याम नंदन कुमार दल बल के साथ नक्सलियों की आने की सूचना पर छापेमारी कर रहे थे, तभी डुमरखो गांव के आगे स्थित पुलिया पर 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया गया, और नक्सलियों ने सीआरपीएफ को उड़ाने की योजना बनाई थी, जिनके मंसूबों पर पुलिस ने सक्रियता से पानी फेर दिया। बिहार के रोहतास का ये पूरा मामला है, जहां पर छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, और नक्सलियों ने जो योजना बनाई थी सीआरपीएफ को उड़ाने की, और उसी के मद्देनजर जब पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई तो इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है, और सिलेंडर बम वहां से बरामद किए गए हैं। यूपी और बिहार की सीमा पर 2 बम रखे हुए थे, उनको बरामद किया गया है। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष चंद्र और थाना अध्यक्ष श्याम नंदन कुमार दलबल के साथ नक्सलियों के आने की सूचना पर वहां पर छापेमारी कर रहे थे, और छापेमारी के दौरान ही संयुक्त टीम को ये बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, और कोई भी हादसा नहीं हुआ। हादसा होने से पहले ही पुलिस को ये सफलता मिल गई।
राजस्थान के निजी बस वाहन ऑपरेटरों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते समस्त बसों का 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग की है और इसको लेकर के अनिश्चितकालीन चक्का जाम उन्होंने कर दिया है। बस ऑपरेटर प्रदेश के सभी जिला आरटीओ डीटीओ मुख्यालयों पर अपनी बसें खड़ी करके चले गए थे और वहीं जयपुर में 22 गोदाम स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने रोड के दोनों ओर बसें खड़ी कर दी गई और जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई थी। और राजस्थान टूरिस्ट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया है। सरकार जहां आम जन को हर तरफ से सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो वहीं निजी बस ऑपरेटरों के भी सितंबर तक के टैक्स माफ किए जाएं। जिस तरीके से निजी बस ऑपरेटर जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर दिखाई दिए हैं राजस्थान में, और जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर राजस्थान में निजी बसों के जो पहिए हैं वो थाम दिए गए और सरकार से मांग की गई और अनिश्चितकालीन ये चक्का जाम करके इन्होंने यहां पर मांग की है। और जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से हर वर्ग के लोगों को मदद पहुँचाने की बात लगातार की जा रही है, राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया है, उसी के तहत इन लोगों ने भी, निजी बस ऑपरेटरों ने भी ये मांग की है कि हमारे भी टैक्स माफ़ किए जाएं। सितंबर तक इन्होंने मांग की है कि बसों का टैक्स माफ़ किया जाए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।